हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 17 मार्च 2025 मंडे यानी सोमवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं और किसी भी तरीके की हेल्प या मदद अगर आप लोगों को हो मिलती है या कुछ भी नया आप लोग सीखते हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, वो आप लोगों को ही इस सेंस में मिलेगा कि ये सेशंस इसी तरीके से लंबे समय तक यूट्यूब पर चल पाएंगे। तो उसके लिए हमें आपके साथ और कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। तो प्लीज़ जितना भी हो सके उतना आप लोग कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। और न्यूज़पेपर पर चलेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि हम लोग सी सेट का एक रिवीजन क्रैश कोर्स जो है प्रीलिम्स 2025 के लिए शुरू कर रहे हैं। 45 डेज़ का ये रिवीजन क्रैश कोर्स रहेगा और इसमें वही जो तीनों सेक्शंस होते हैं सी सेट के, दैट इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों ही इसमें कवर किए जाएंगे, है ना। और लाइव क्लासेस जो हैं वो 23 मार्च से शुरू हो रही हैं, है ना। और इसके जो फीचर्स हैं वो यही हैं कि क्रैश कोर्स है तो थोड़ा सा स्पीड में काम होगा और हम लोग थोड़ा बहुत कंसेप्ट्स भी हर टॉपिक के देखेंगे और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। टोटल टारगेट है कि 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। 2011 से लेकर 2024 तक के जो PYQs हैं वो इसमें शामिल रहेंगे और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज इसको हम लोग लेके चलेंगे और क्वेश्चंस जो है यहाँ पर एक सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट जो रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोग क्वेश्चंस जो है वो टाइमर के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए फ्री हैंड टाइम दिया जाएगा कि चलो 4 मिनट 5 मिनट जब तक भी सॉल्व करना है करो, नहीं, क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने का फ़ायदा तभी है जब आप उसको एक लिमिटेड टाइम में कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है, ठीक है। अगर आपको वही एग्ज़ाम का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, अगर वही आपको घर में सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तो हो सकता है कि जितने क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में सही कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा क्वेश्चन आप घर में बैठ के सही कर लें, ठीक है। अगर आपको एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाए तो, अनलिमिटेड टाइम दिया जाए तो, है ना। लेकिन आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है तो उसके लिए सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आपको क्वेश्चन जो है वो टाइमर के साथ सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के लिए हम आपको जो है वो टाइमर देंगे और उसी में आप लोग जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक टेलीग्राम ग्रुप जो है वो भी बनाया जाएगा जिसके थ्रू आपको अगर कोई भी डाउट या कुछ भी इश्यूज़ होते हैं वो वहाँ से भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो इसका ओरिजिनल प्राइस तो कोर्स का 1999 है, लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ अभी 499 रखा गया है। तो जल्द से जल्द आप लोग इसमें एनरोल कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा, उस लिंक से आप जाएं और क्लिक करके इसको एनरोल ज़रूर कर लें, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ख़ासकर जिन लोगों ने पहले हमारा जो सी सेट के बैचेस थे, बैच 1 बैच 2, अगर उन्होंने जो बैचेस ज्वाइन किए थे, अगर वो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। किस तरीके से? क्योंकि वहाँ पर हम लोग चीज़ों को जो है वो डिटेल में सीख रहे थे, है ना। वी वर लर्निंग द थिंग्स, बट यहाँ पर अब हम उन चीज़ों को जो हमने अभी तक सीखी हैं, और अब तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया है कि रिवीजन भी आप लोगों का लगभग एक बार उसके बाद हो गया होगा, तो अब आप यहाँ पर चीज़ों को अप्लाई करेंगे। जो आपने कंसेप्ट्स पढ़े हैं, जिस तरीके से क्वेश्चंस हमने सॉल्व करना सीखा है, उनको अब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जो भी क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर देंगे, चाहे वो PYQs हों, चाहे वो अदर क्वेश्चंस हो, ठीक है ना। तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन करें। सिर्फ आपका 1 से 1.5 घंटा हम लोग डेली लेंगे और कुछ ज़्यादा नहीं। और इतना तो सी सेट अब आप लोग घर में भी पढ़ रहे होंगे, और एक तरीके से आप लोग यहाँ पर अगर इस बैच को ज्वाइन करते हैं और हमारे साथ अगर इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं तो आप घर में फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की सी सेट में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ 45 दिन आप ये करिए हमारे साथ और आपका सी सेट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और सिर्फ 499 में, अगेन द मोस्ट अफोर्डेबल मैं इसको कहूँगा, क्योंकि मार्केट में आपको इस रेट पर चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। और वो भी
जो क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिन लोगों ने हमारे कोर्स ज्वाइन किए थे उनको हमारी क्वालिटी के बारे में आइडिया है, और बाकी लोग भी अगर चाहें तो वो भरोसा करके हम पे एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि यू वोंट रिग्रेट। आपने एक बार अगर कोर्स में एनरोल कर लिया और जो तरीके से हम जिस तरीके से आपको बताते हैं पढ़ने के लिए, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो जाके एनरोल कर सकते हैं। और 23 मार्च से ही, ठीक है, बहुत जल्द अब इसकी क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। चलिए, अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। हालांकि आज बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं हैं। तो फ्रंट पेज पर जो मेन बात यहाँ पर कही गई है वो प्रधानमंत्री मोदी ने एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट और पॉडकास्टर हैं जिनका नाम है लेक्स फ्रिडमैन, उनको एक 3 घंटे 17 मिनट का पॉडकास्ट मतलब जारी हुआ है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। और उसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि ट्रंप हैज़ अ क्लियर रोड मैप। ठीक है, जब ट्रंप की बात हुई तो उसमें कहा गया कि ट्रंप का जो रोड मैप है वो बड़ा क्लियर है। वो अमेरिका फ़र्स्ट की बात करते हैं, मैं इंडिया फ़र्स्ट की बात करता हूँ, ये बातें इन्होंने कही हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा कि चाइना के साथ हम जो है वो बातचीत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो 2020 से पहले वाली हालात थी, जब गलवान वैली में क्लैश हुआ था, उससे पहले की कंडीशंस रिस्टोर हो जाए, हम ये चाहते हैं। रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसको लेकर इनका ये कहना है कि कोई भी रिजोल्यूशन तभी हो सकता है, समस्या का हल तभी निकल सकता है जब दोनों किसी भी समझौते की टेबल पर, किसी भी नेगोशिएशन टेबल पर रशिया और यूक्रेन दोनों मौजूद हों। ठीक है, तो इस तरह की कई सारी बातें कही हैं, दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम की इसमें से कुछ मतलब ऐसा नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो यूट्यूब पर आपको ये फ्री में पॉडकास्ट मिल जाएगी। 3 घंटे 17 मिनट के आसपास की पॉडकास्ट है, आप चाहें तो इसको पूरी देख सकते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा है। चलिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो ये एक आपने अलायंस का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस अलायंस है, दैट इज़ 5 आइज़ अलायंस। ठीक है, नाम सुना है। इसके सदस्य कौन कौन है? यूएस है, कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो 5 आइज़ अलायंस के कुछ जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें यूएस की जो सिक्योरिटी नेशनल इंटेलिजेंस की हेड है, डायरेक्टर है, दैट इज़ तुलसी गबार्ड वो, और यूके के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जोनाथन पैवल, न्यूजीलैंड के इंटेलिजेंस हेड एंड्रयू हैम्पटन, है ना, ये इंडिया आए हुए हैं। और इंडिया के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आप कह सकते हैं, दैट इज़ अजीत डोभाल। रॉ के चीफ रवि सिन्हा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन डेका ने एक बेसिकली यहाँ पर जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की थी, उसमें ये शामिल हुए हैं। ठीक है, तो एक आर्टिकल बेसिकली एडिटोरियल वाले पेज पर भी आज आया हुआ है, दो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट तो मुझे नहीं लगा, बट फिर भी मैं आपके साथ उसको शेयर करूँगा, एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, वो आर्टिकल बेसिकली ये बात कर रहा है, आर्टिकल सी राजा मोहन का है, वो ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो 5 आइज़ अलायंस है, ठीक है, अमेरिका में जो अभी ट्रंप क्या सरकार आई है या ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उनका जिस तरीके से पॉलिसी शिफ्ट रहा है, उससे कैसे जो 5 आइज़ अलायंस है वो परिवर्तित हो रहा है, हाउ इट इज़ गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, या कैसे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो अलायंस कमज़ोर पड़ रहा है ये ट्रंप के पॉलिसी शिफ्ट की वजह से। तो एक बार आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, आर्टिकल को मैं शेयर करूँगा आपके साथ। ठीक है, बाकी यहाँ पर बीच में सच कोई खास न्यूज़ नहीं है। एक्सप्लेन पेज पर हम लोग 2 आर्टिकल्स देखेंगे, इसमें भी 2 ही आर्टिकल देखने हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल बात कर रहा है फार्म फायर इन चाइना यूएस ट्रेड, तो ये चाइना और यूएस के ट्रेड को लेकर बात कर रहा है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए किसी काम का नहीं है। एक आर्टिकल हम लोग बात करेंगे अबाउट दी मेनहिर। ठीक है, ये मेनहिर जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। और एक आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है एक और टाइगर रिजर्व जो है वो इंडिया में यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, दैट इज़ अगेन इन मध्य प्रदेश, दैट इज़ माधव नेशनल पार्क। ठीक है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में माधव नेशनल पार्क जो है इसको डिक्लेयर किया गया है टाइगर रिज़र्व। और इस तरीके से हमारे देश में अब कुल 58 टाइगर रिज़र्व हो गए हैं। तो इंडिया को टाइगर रिज़र्व की क्या ज़रूरत है और कुछ टाइगर रिज़र्व्स में
क्या चैलेंजेस फेस करते हैं वो दिया गया है। तो इन दो आर्टिकल्स को हम लोग देखेंगे। बाकी ये जो 5 आइज फ्रैक्चर है ये वाला आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और यहाँ पर भी एक आर्टिकल जो है वो अशोक गुलाटी का आर्टिकल है, बट इसमें कुछ ऐसा खास बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सिर्फ वही जो चीज़ें हैं कि किन चीज़ों का जो है वो इंडिया कितना टैरिफ लगाता है, अमेरिका कितना टैरिफ लगाता है, ठीक है। अमेरिका का जो टोटल ट्रेड डेफिसिट है उसकी बात की गई है, जो लगभग $1 बिलियन के आसपास पहुंच गया, उसमें से इंडिया का कितना शेयर है, बाकी देशों का कितना शेयर है, वो दिया गया है। एज सच नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं शेयर कर दूंगा एक बार, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग आप लोग गो थ्रू कर लेना, ठीक है। चलिए, तो बाकी तो एज सच यहाँ पर आगे और कोई खास न्यूज़ नहीं है। तो ये वाली जो दो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं इनको हम लोग कवर करते हैं, और बाकी मैं दो आर्टिकल्स आपके साथ शेयर करूँगा, इनको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला है मेनहिर। अब ये मेनहिर बेसिकली क्या है, देखो ये मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स हैं। लिथिक स्ट्रक्चर्स का मतलब तो आप समझते होंगे, स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ स्टोन्स, और मेगा का मतलब होता है जो थोड़ा सा साइज में बड़े होते हैं। तो ये मुडुमुल मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स या मेनहिर्स कहाँ पर हैं, दैट इज़ इन तेलंगाना के नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये सेकंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट होंगे इन द स्टेट, यानी कि तेलंगाना की यूनेस्को के सेकंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट होंगे, एंड वन ऑफ द 6 इंडियन साइट्स टू बी एडेड टू द टेंटेटिव लिस्ट बाय द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर इन 2025, ठीक है। जो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की 2025 की टेंटेटिव लिस्ट है उसमें ऐड होने वाले ये वन ऑफ द 6 इंडियन साइट्स होंगे, और सेकंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होंगे इन तेलंगाना। तो अब मेनहिर्स होते क्या हैं, देखो मेनहिर्स जो हैं दे आर स्टैंडिंग और एन अपराइट स्टोन यूजुअली टेपर्ड एट द टॉप, ठीक है। यहाँ पर आपको इमेज भी इसकी शायद दिख रही होगी, समझ में आ रही है, ठीक है। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स, अपराइट, और ऊपर की तरफ थोड़ा सा टेपर होते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ मैन मेड, ठीक है, मैन मेड है। इन दैट इट इज़ स्कल्प्टेड एंड प्लेस्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस के द्वारा स्कल्प किए गए हैं, ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं, ह्यूमंस के द्वारा प्लेस किए गए हैं, और यूजुअली काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। जो लार्जेस्ट सर्वाइविंग मैनहिर है वो है फ्रांस में, दैट इज़ द ग्रैंड मैनहिर ब्राइस और द ग्रेट ब्रोकन मैनहिर इन ब्रितानी फ्रांस, दैट इसका साइज़ लगभग 20 मीटर से भी ज़्यादा है, ठीक है। अब ये जो टर्म है दैट इज़ मैनहिर, दिस इज derived फ्रॉम द ब्रिटोनिक टर्म दैट इज मायन, मायन मीन्स स्टोन एंड हिर मीन्स लॉन्ग, ठीक है। और ये जो आर्कियोलॉजिकल लेक्सिकन होता है, लेक्सिकन मतलब किसी भी जो सब्जेक्ट है उसकी जो भाषा होती है उसको लेक्सिकन कहा जाता है। तो आर्कियोलॉजिकल भाषा में ये जो शब्द है ये 18वीं सेंचुरी में जो है वो जुड़ा, ठीक है। इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार एक फ्रेंच के मिलिट्री ऑफिसर और सेल्टिसिस्ट एंटीक्वेरियन, सेल्टिसिस्ट मतलब जो ये सेल्टिक रीजन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सेल्टिक रीजन बेसिकली आपका जो ये आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्श, है ना, ब्रिटॉन, ये सारा जो एरिया है, जो ब्रितानी जिसको बोलते हैं, ब्रितानी, वहाँ का ये रीजन है। और एंटीक्वेरियन का मतलब होता है वह पर्सन हु इज़ रिलेटेड टू और पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड और स्टडीज़ दी एंटीक्स थिंग्स, ठीक है। तो इनका नाम है थियोफाइल कॉरेट डी ला टूअर डी ओवरंग, ठीक है, इतना बड़ा नाम है इनका। इन्होंने ये पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक है। आज के समय में ज़्यादातर लोग जो है वो मेनहिर्स को एक ऐसे स्टोन के रूप में जानते हैं जिसको ओबेलिक्स अपनी पीठ पर कैरी करता है। ओबेलिक्स बेसिकली क्या है, ओबेलिक्स बेसिकली एक कैरेक्टर, एक पात्र है फ्रेंच कॉमिक बुक सीरीज दैट इज एस्टेरिस्क से, एस्टेरिस्क बाय रेने गॉसिनी एंड एल्बर्ट अडरजो, ठीक है। इनकी एक कॉमिक बुक सीरीज है एस्टेरिस्क, उसमें एक पात्र होता है जिसका नाम है ओबेलिक्स। और ओबेलिक्स एक तरीके से जो अपने पीठ पर एक पत्थर या स्टोन कैरी करता है उसको कहा जाता है, उसी के रूप में मतलब लोग जानते हैं दिस मेनहिर को, ठीक है। और ये माना जाता है कि ये जो ओबेलिक्स है उसको, इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और वो सिंगल हैंडेडली स्कल्प्ट कर सकता है और कस्टमर्स को मेनहिर्स डिलीवर कर सकता है। अगर मैं आपको इसकी इमेज दिखाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो आप, हो सकता है कि आपने भी ऐसा कुछ
देखा हो, ये देखो इस तरीके से दिख रहा है ये ऐसा एक पत्थर सा लेके अपनी पीठ पर जा रहा है। ये जो व्यक्ति है, मतलब ये जो करेक्टर है, दिस इज ओबेलिक्स। ठीक है, माना जाता है कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ इसके पास है और ये सिंगल हैंडेडली, मतलब खुद से ही ये पूरा का पूरा ओबेलिक्स बना सकता है और अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर सकता है। तो ये इस तरीके से जो ये पत्थर कैरी करके चल रहा है, इसी को माना जाता है ओबेलिक्स। मतलब ये करेक्टर है ओबेलिक्स और ये पत्थर जो है ये है मेनहिर। ठीक है, समझ गए बात। अब वाई वर दे इरेक्टेड, अब ये क्यों बनाए गए, ये जो मेनहिर्स हैं ये क्यों बनाए गए। तो जो यूरोप में है, ओरिजिनली ये माना जाता है कि वो जो बीकर कल्चर है वहाँ का, है ना, जो लेट नियोलिथिक और अर्ली ब्रॉन्ज एज के दौरान वहाँ पर रहा है, उससे जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, लगभग आज से 4800 से 3800 साल पहले, बिफोर प्रेजेंट। लेकिन जो ओल्डेस्ट यूरोपियन मेनहर्स हैं वो लगभग 700 साल पुराने हैं, मतलब आज से 700 साल पुराने। और ये जो मुडुमल में पाए गए हैं ये रफली 3500 से 4000 साल पुराने हैं। ठीक है, और ये ओल्डेस्ट नोन मेनहर्स हैं इंडिया में। अब मेनहर्स जो हैं वो आइदर अलोन भी पाए जा सकते हैं या फिर एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर कॉम्प्लेक्स ऑफ अ प्री हिस्टोरिक मेगालिथ्स, मतलब कोई ऐसी जो लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स हैं उसका कोई कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वहाँ पर भी ये पाए जा सकते हैं। मतलब अलग भी हो सकते हैं, अलोन भी, और किसी कॉम्प्लेक्स में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, वाइल द एग्जैक्ट पर्पस जो है कई सारे मेगालिथिक साइट्स का वो डिबेटेड है ना, कि मतलब क्या इनका पर्पस था। लेकिन दे लाइकली सर्व द सेरेमोनियल फंक्शंस, हो सकता है कि ये सेरेमोनियल फंक्शंस के रूप में इनका यूज़ होता हो। ठीक है, सम वर मार्कर्स ऑफ द ग्रेव्स, कुछ जो है वो ग्रेव्स के मार्कर्स हो सकते हैं, जैसे ग्रेव्स मतलब जो ये होती हैं आपकी, क्या बोलते हैं इसको, कब्र वगैरह जो होती हैं, है ना, वहाँ पर बनाया हो सकता है। और कुछ जो है उनका एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस भी हो सकता है। ठीक है, ये जो मुडुमुल साइट है इसको जो यूनेस्को का डोजियर है उसमें लिखा गया है मेगालिथिक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, कुछ मेनहिर जो हैं वो यहाँ पर इस तरीके से अलाइन किए गए हैं कि वो राइजिंग सन और जो सेटिंग सन है, ठीक है, ड्यूरिंग द समर एंड विंटर सॉलिस्टिस के हिसाब से वैसे अलाइन किए गए। तो उस तरीके से ये मतलब एक आइडिया मिलता है कि इनका इस्तेमाल एक एंशिएंट ऑब्जर्वेटरी के रूप में किया जाता होगा, ऐसा जो डोजियर है उसमें लिखा गया है। ठीक है, ओवर द टाइम द मुडुमुल मेनहिर्स बिकेम closely associated with local legend and one particular menhir being worshipped as goddess यलम्मा। ठीक है, तो समय के साथ साथ ये जो मेनहिर्स हैं ये लोकल लीजेंड के साथ भी इनको जोड़ा गया और एक पर्टिकुलर मेनहिर है जिसको, जो वहाँ की एक लोकल गॉडेस है दैट इज़ यलम्मा, उनके रूप में उनको वर्शिप किया जाता है। अब वाई डू दे डिज़र्व यूनेस्को रिकग्निशन, अब इनको यूनेस्को रिकग्निशन की क्या ज़रूरत है या क्या क्यों ये डिज़र्व करते हैं। तो ये अर्ली ह्यूमंस की जो इंजेन्युइटी है उसमें एक इंसाइट, उसकी एक इंसाइट हमें देते हैं। इंजेन्युइटी का मतलब होता है उन लोगों की जो जीनियसनेस थी, जो उन लोगों की क्लेवरनेस थी, उसको ये दर्शाते हैं। ठीक है, नॉट ओनली डू दीज टन्स हैवी स्टोन्स नीड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स टू बी स्कल्प्टेड एंड मूव्ड टू प्रिसाइज लोकेशंस, देयर प्लेसमेंट इंडिकेट्स हाउ मच अर्ली ह्यूमंस न्यू अबाउट एस्ट्रोनॉमी एंड सोलिस्टिस। ठीक है, एक तो इनको बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, टन्स हैवी ये स्टोन्स होते हैं, इनको बनाने के लिए काफ़ी बेटर, है ना, काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स की ज़रूरत है। और साथ ही साथ इनको ऐसी प्रिसाइज लोकेशंस पे ले जाने के लिए, और इनकी प्लेसमेंट ये बताती है, मतलब जिस तरीके से इनको प्लेस किया गया है, इनकी प्लेसमेंट ये बताती है कि कैसे हमारे जो अर्ली ह्यूमंस हैं वो एस्ट्रोनॉमी और सोलिस्टिस वगैरह के बारे में जानते थे। ठीक है, अब इन मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स को बनाने में जो एफर्ट्स लगता है उससे हमें अनडाउटेडली ये पता लगता है कि ये उन लोगों के लिए जिन्होंने इनको बनाया था उनके लिए ये काफ़ी मीनिंगफुल थे, क्योंकि तभी उन लोगों ने इतनी मेहनत करके इनको बनाया, है ना। और दिस इन टर्न कैन हेल्प बेटर अंडरस्टैंड द कल्चर्स दैट हैव लेफ्ट नो रिटन मटेरियल फॉर द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, और इससे हम उस कल्चर के बारे में, उस सभ्यता के बारे में भी जान सकते हैं जिसका कोई भी रिटन मटेरियल जो है वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इनको जो है वो यूनेस्को का रिकग्निशन ये डिज़र्व करते हैं इसलिए। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। ध्यान रखेंगे अबाउट दी
मनहर्स। क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो ये टाइगर रिजर्व है इसको लेकर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में माधव नेशनल पार्क जो है इसको डिक्लेयर किया गया है टाइगर रिजर्व अर्लियर दिस मंथ। ठीक है, और इससे हमारे देश में अब जो टाइगर रिजर्व्स की टोटल संख्या है वो हो गई है 58। ठीक है, जो ये लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है ये 1651 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। करंटली यहाँ पर 6 टाइगर्स हैं और एक कब यानी कि एक बेबी टाइगर भी है। ठीक है, यंग वंस। एंड इट इज़ होप्ड दैट द नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू रिजर्व विल एड द मूवमेंट ऑफ टाइगर्स इन द रणथंबोर, कूनो एंड माधव नेशनल पार्क कॉरिडोर। ठीक है, ये उम्मीद है कि मतलब जब ये टाइगर रिजर्व नोटिफाई हो जाएगा तो इससे टाइगर्स का जो मूवमेंट है ना, रणथंबोर बेसिकली कहाँ पर है? राजस्थान में। रणथंबोर, कूनो और माधव नेशनल पार्क का जो कॉरिडोर है वहाँ पर टाइगर्स आराम से मूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई किया गया है एक ऐसा हैबिटेट के रूप में कि जिससे टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ सकती है। अब प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें तो जो इंडिया में नेटिव एलिट्स हुआ करते थे, मतलब जो यहाँ के पुराने पैसे वाले रसूखदार लोग, राजा महाराजा हुआ करते थे, है ना, वो हंटिंग उनके लिए एक मतलब एक शौक आप कह सकते हैं, है ना, एक गेम आप कह सकते हैं। वो कई वर्षों तक, ठीक है, कुछ दशकों तक या कुछ 100 वर्षों तक नहीं बल्कि कुछ हज़ारों वर्षों तक उनके लिए ये रहा है। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान ये एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, हालांकि इंडिपेंडेंस के बाद भी, अंग्रेज़ों के यहाँ से जाने के बाद भी जो ये बिग गेम हंटिंग है ये चालू रही। ठीक है, जो वही इंडियन के जो एलिट्स थे, जो रसूखदार थे, टूरिस्ट थे, उनके बीच में ये चलती रही। और टाइगर्स के लिए, क्योंकि जो इंडिया के फॉरेस्ट का एक एपेक्स प्रेडेटर है, उसके लिए ये बहुत बड़े मतलब कॉन्सिक्वेंसेस थे इसकी वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर ये हुआ कि टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो घटने लगी, है ना, साथ ही साथ रैपिड डिफॉरेस्टेशन होने लगा फार्म लैंड के लिए। तो ये चिंताएं जो है वो 1960s में सामने आने लगी। 1969 में इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, मतलब केंद्र में, उसने टाइगर स्किन्स यानी कि टाइगर की जो खाल है उसके एक्सपोर्ट को पूरी तरीके से बैन कर दिया। और उसी साल जो 10th असेंबली हुई थी ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज़ IUCN की दिल्ली में, उसमें यह कहा गया कि टाइगर जो है वो अब एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। ठीक है, और एक रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया कि टाइगर की किलिंग को पूरी तरीके से रोक लगा दी गई उसके ऊपर। और द गवर्नमेंट ऑल्सो लॉन्च एक टास्क फोर्स, सरकार ने एक टास्क फोर्स भी लॉन्च किया इस इशू को एड्रेस करने के लिए, और इसको हेड किया IBWL। अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही हमने ये बात की थी, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के जो चेयरमैन थे दैट इज़ करण सिंह, उनकी अध्यक्षता में ये टास्क फोर्स बनाया गया। अब इस टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन जो दी, उसी के बाद प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च होता है 1973 अप्रैल में। 1972 में जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास होता है और अगले ही साल प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हो जाता है। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट जो है वो इनिशियली तो सिर्फ 6 सालों के लिए होना था, लेकिन ये अभी तक भी मतलब चल रहा है। और इसको जो है वो, इसका जो एम था वो ये था कि टाइगर की एक वाइबल पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन करनी है और उनका जो हैबिटेट है उसको बचा के रखना है, उसको प्रिजर्व रखना है। अब इस रिजर्व्स का जो पर्पज़ है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 9 टाइगर रिजर्व्स के साथ लॉन्च किया गया था। ठीक है, वो 9 टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से हैं? दैट इज़ आसाम में है मानस, उत्तराखंड में जो है वो जिम कॉर्बेट, मतलब उस समय जब लॉन्च किया गया था तो इट वॉज इन यूपी, बट अब उत्तराखंड अलग हो गया है तो इट इज़ इन उत्तराखंड। मध्य प्रदेश में है कान्हा, झारखंड, क्योंकि पहले वही झारखंड बिहार एक था लेकिन अब झारखंड अलग हो गया तो दैट इज़ इन पलामऊ। देन रणथंबोर इन राजस्थान, उड़ीसा का सिमलीपाल, महाराष्ट्र का मेलघाट, कर्नाटक का बंदीपुर और पश्चिम बंगाल का सुंदरबंस। ये 9 वो टाइगर रिजर्व्स हैं, सॉरी ये 9 वो टाइगर रिजर्व्स हैं जिनके साथ प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो शुरू किया गया। ठीक है, और ये रिजर्व जो हैं ये ऐसे एरियाज़ में नोटिफाई किए गए जहाँ पर नेशनल पार्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे और इनको जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू फंडिंग प्रोवाइड की गई। अब यहाँ पर जो रिजर्व्स का पर्पस था वो ये था कि एक कोर एरिया बनाना है। ठीक है, जहाँ पर
मतलब किसी भी तरीके की जैसे पेड़ वगैरह को काटना या ग्रेजिंग मतलब घास वगैरह चराना या लोगों का जो भी मूवमेंट है, लोगों का आना जाना आवाजाही, ठीक है, सिर्फ उन लोगों के अलावा जो कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ में शामिल है वो पूरी तरीके से प्रोहिबिट थी। ठीक है, क्योंकि कोर एरिया इज़ दी, आप कह सकते हैं, मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो परमिटेड नहीं होती हैं। ठीक है, फिर एक बफर जोन बनाने की बात थी। बफर जोन जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो लिमिटेड रहती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा जो है वो 2005 के एक टाइगर टास्क फोर्स की जो रिपोर्ट है, दैट इज़ जॉइनिंग द डॉट्स, उसमें ये बातें कही गई हैं। अब इसके बाद जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें जब अमेंडमेंट्स होते हैं 2005-06 में, तो एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दैट इज़ NTCA बनाया जाता है, एक स्टेट्यूटरी बॉडी। और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि प्रोजेक्ट टाइगर का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको उसके ऊपर नज़र रख सके कि क्या वो जो प्रोजेक्ट है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इंडिया में टाइगर की अगर हम संख्या की बात करें तो आज की डेट में इंडिया जो है, मतलब 2022-23 का ये पॉपुलेशन एस्टिमेशन का डेटा है, उसके हिसाब से इंडिया में लगभग 3681 टाइगर है। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता लगता है, बट वो एक रेंज बताई जाती है और उसका एक एवरेज निकाल लेते हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो लगभग 89,000 यानी कि 89,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो ये टाइगर ऑक्यूपाई करते हैं NTCA के अनुसार। और ये एरिया बेसिकली जो एक देश है दैट इज़ जॉर्डन, उसके बराबर है, और ऑस्ट्रिया जैसे देश से ये बड़ा एरिया है। टाइगर जो है वो जनरली हमारे देश में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? ठीक है, शिवालिक हिल्स और गैंजेटिक प्लेन्स में पाए जाते हैं। हमारा जो सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स और ईस्टर्न घाट्स है वहाँ पर। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हैं और सुंदरबंस हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। अगर हम टाइगर रिजर्व्स के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व जो है वो कॉर्बेट में है। ठीक है, यहाँ पर 260 टाइगर हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बंदीपुर, नागरहोल, बांधवगढ़, दुधवा, मुडुमलाई, कान्हा, काजीरंगा, सुंदरबंस, तादोबा अंधारी, सत्यमंगलम और पेंच, तो ये बेसिकली इनका एक ऑर्डर हो गया जिस हिसाब से टाइगर यहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा याद रखिएगा। ठीक है, शुरुआत के 2-3 याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लिस्ट आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते याद करने की। और अगर हम स्टेट्स वाइज बात करें तो राज्यों के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स हैं वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 785। सेकंड नंबर पर कर्नाटक है 563। थर्ड नंबर पर उत्तराखंड है 560 और चौथे नंबर पर है 444 इन महाराष्ट्र। ठीक, अब यहाँ पर एक रीसेंट स्टडी पब्लिश हुई है साइंस जर्नल में। उसमें ये कहा गया है कि 2006 से लेकर 2018 के बीच में जो टाइगर्स के द्वारा एरिया ऑक्यूपाई किया गया है वो उसमें 30% की बढ़ोतरी हुई है। और इंटरेस्टिंगली कुछ 6 करोड़ पीपल, 6 करोड़ लोग जो हैं वो टाइगर्स के ऑक्यूपाइड एरिया के लगभग 45% ऑफ द एरिया में वो लोग रहते हैं। ठीक है, और इस स्टडी में ये भी रिवील किया गया है कि 25% ऑफ द टाइगर हैबिटेट्स वर इन द कोर एरियाज ऑफ टाइगर रिजर्व्स, कि टाइगर हैबिटेट्स का जो 25% है वो कोर एरिया में है और बफर एरियाज में 20% है। ठीक है, अब एरियाज ऑफ कंसर्न की अगर हम बात करें तो एरियाज ऑफ कंसर्न ये है कि आज हमारे देश में 26 ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन 50 से ज़्यादा है, मतलब 50 से ज़्यादा टाइगर्स वहाँ पर हैं। और जो बाकी बचे हुए 57 रिजर्व्स हैं वहाँ पर कंसर्न्स बताई गई हैं टाइगर डेंसिटी को लेकर। ठीक है, 16 रिजर्व्स ऐसे हैं जहाँ पर या तो कोई भी टाइगर नहीं है और या फिर सिर्फ मेल ओनली पॉपुलेशन है और या फिर 5 से कम टाइगर है। ठीक है, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। और ये रिजर्व जो है वो अरुणाचल में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है और उड़ीसा में है। तो यानी कि जो टाइगर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंसर्न इन्होंने यहाँ पर उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़ को देकर बताई है कि जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन या तो स्टैटिक है, मतलब जितनी है उतनी है, बढ़ भी नहीं रही है, या फिर डिक्लाइन हो रही है, या फिर पॉपुलेशन कम हो रही है, और या फिर वहाँ पर जो है वो टाइगर्स लोकली एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। जैसे कि उड़ीसा का जो सतकोसिया रिजर्व है यहाँ पर अब टाइगर नहीं है, तो द टाइगर हैज़ गॉन लोकली एक्सटिंक्ट फ्रॉम हेयर। तो ये एक बहुत बड़े कंसर्न है। ठीक है, अब यहाँ पर जो साइंस जर्नल में ये रिसर्च पब्लिश हुई है
इसमें हाईलाइट किए गए हैं कुछ रीजंस जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, कुछ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की इन्होंने बात की है, लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की है, इंसर्जेंसीज की बात की है, जो माइनिंग के प्रेशर्स हैं वो बात की है। ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की वजह से ऐसा हो रहा है, और फॉरेस्ट रिसोर्सेज का जो कंपटीशन है उसकी वजह से हो रहा है। उन सब की वजह से ये हालात यहाँ पर पैदा हुए हैं कि जो टाइगर्स हैं या तो उनकी पॉपुलेशन कुछ जगहों पर स्टैटिक है, डिक्लाइन हो रही है ना, या फिर कहीं कहीं पर वो लोकली एक्सटिंक्ट तक हो चुके हैं। ठीक है, तो उनके पीछे क्या रीजंस है वो यहाँ पर दिए गए हैं। आई होप क्लियर है बात। चलिए, तो बेसिकली ये 58th टाइगर रिजर्व होगा, दैट इज़ योर माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है, मतलब नेशनल पार्क में ही बनाया जाता है, और तो माधव टाइगर रिजर्व इसको कहा जाएगा इन द शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए, दैट इज़ 58th। चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे जो मैंने आपको बताया कि आज ज़्यादा आर्टिकल्स तो है नहीं। मैं 2 आर्टिकल्स आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा, उनको आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ने से आपको 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो आपको वहाँ से कुछ पॉइंट्स मिलते हैं तो आप उनको डेफिनेटली नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा यह है कि थोड़ा सा आपके पढ़ने की और आपके आर्टिकल्स को कॉम्प्रिहेंड करने की, समझने की जो एक एबिलिटी है वो डेवलप होती है, विच नॉट ओनली हेल्प्स यू इन जीएस बट ऑल्सो इन योर सीसेट। सीसेट का जो आरसी या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है वहाँ पर भी मदद मिलती है उससे। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, या से फॉर अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो अगर आप हिंदी वगैरह का न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो अगर आप हिंदी पढ़ते हैं या हिंदी समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपको लगता होगा कि यार हिंदी समझना कौन सी बड़ी बात है, बट ऐसा नहीं है। आप कभी किसी जो न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल्स वगैरह आते हैं ना हिंदी का, उसको उठा के देखिएगा, उसमें भी जो शब्दावली होती है, उसकी भी जो वोकेबलरी होती है, वो भी समझने में आसान नहीं होती। ठीक है, मतलब इफ़ यू आर नॉट यूज टू इट, आप उसको नहीं समझ पाएंगे वन गो में, है ना। तो इसलिए हिंदी को भी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि हिंदी भी आप लोगों का एक पेपर होता है मेंस में, आपको अगर पता है तो। ठीक है, कंपलसरी पेपर अगर आपका होता है एक रीजनल लैंग्वेज का, जनरली उसमें इंग्लिश का तो कंपलसरी होता है, हिंदी लैंग्वेज जनरली उसमें जो रीजनल लैंग्वेजेस वाले लोग नहीं हैं वो अदर देन इंग्लिश हिंदी ही चूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा उसको भी देखना है, क्योंकि वो एक ऐसा पेपर है विच इज़ कंपलसरी। अगर वो पेपर आपने क्लियर नहीं किया तो आपके जो आगे मेंस की कॉपीज़ हैं वो चेक नहीं होती हैं, है ना। आई होप आपको ये बात पता है। तो उस पर भी ज़्यादा फोकस, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बट इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करने का फ़ायदा ये है कि आपको नॉट ओनली इन जीएस बट आपको आरसी में भी, सी सेट के आरसी में भी ये मदद करेगा। ठीक है, चलिए, तो सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे। और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से ये बता दूं कि अगर आप हमारे सी सेट के इस रिवीजन क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी हमने इसका लिंक पोस्ट किया है, आप चाहें तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता सकता हूँ कि एक बार अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया तो डेफिनेटली आपको यहाँ से मदद मिलेगी। और मदद इस तरीके की मिलेगी कि अगर आपने 45 दिन हमारे साथ यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, चाहे वो PYQs हो या जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो, आपको इसके अलावा फिर घर में सी सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो बाकी अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस साल का प्रीलिम्स आप देंगे, तो आप इस तरीके के टेस्ट सीरीज़ में भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है, और आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर प्ले स्टोर पर आपको ऐप नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस नंबर पर आप संपर्क करके भी हमसे ऐप मांग सकते हैं, हम आपको इसका IP के लिंक दे देंगे। और ऐप डाउनलोड करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू उन वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, जाने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, और किसी भी तरीके की हेल्प या मदद आपको अगर मिलती है या कुछ नया आप लोग सीखते हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी, और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस तरीके से कि ये सेशंस ऐसे ही लंबे समय तक आगे यूट्यूब पर चल पाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें,
ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके, और साथ ही साथ अपना प्यार अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, या करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।